हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंस्टीट्यूट में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ देखा था बेसिक ऑफ, ठीक है, बेसिक ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड तथा एजम्पशंस के बारे में हमने कुछ समझा था, लिखा नहीं थे। ठीक है, एजम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिक में हमने बताया था कुछ कि लोड बढ़ने से, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे कि एजम्पशंस के बारे में क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में से बात कर लेते हैं। ठीक है, लोड बढ़ने से न्यूट्रल एक्सिस कैसे बढ़ रहा था, वहाँ पर हमने देखा था दो सेक्शन होता है, एक होता क्रैकिंग और दूसरा होता आपका अनक्रैक्ड। एक होता क्रैक्ड सेक्शन, दूसरा आपका क्या होता है अनक्रैक्ड सेक्शन। अनक्रैक्ड सेक्शन वह सेक्शन था जिसपे लोड का मान कम बढ़ाया गया था, तो उसमें क्रैकिंग नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन में कंक्रीट और स्टील दोनों लोग मिल करके लोड को बेयर कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हुक के नियम का पालन करता था। फिर हमने क्या किया, लोड का मान बढ़ाया था। लोड मान बढ़ाने से न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंसाइल जोन था उसमें क्रैकिंग होना स्टार्ट हुआ था। लोड का मान हमने और बढ़ाया, क्रैकिंग की लंबाई बढ़ी, लोड मान और बढ़ाया गया, क्रैकिंग की लंबाई और बढ़ी। तो वहां से हमने कुछ देखा था कि लोड का मान बढ़ाने से न्यूट्रल एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने देखा था एजम्पशन के बारे में। एजम्पशन से हमने कुछ बातें किया था। ठीक है, सेक्शन बेंडिंग के पूर्व यदि कोई प्लेन या बेंडिंग के पूर्व यदि कोई सेक्शन प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, वो प्लेन ही रहेगा। वहां पर हमने फिर एक चीज किया था कि सेक्शन बोल कर कहीं पर ये होता है कि न्यूट्रल एक्सिस, ये मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, परपेंडिकुलर, न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स सेक्शन यदि बेंडिंग के पूर्व समतल है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, समतल ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो सारी चीजें हमने बात किया था। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखे हैं, इस बार देखिएगा। पहले हमने क्या लिखा है, एट एनी क्रॉस सेक्शन द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। क्लियर हुआ? एट एनी क्रॉस सेक्शन द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, वही चीज है। ठीक है, यदि कोई सेक्शन बेंडिंग के पूर्व समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल रहेगा। दैट इज यूनिट स्ट्रेन अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। वहां पर हमने कहा था कि जब सेक्शन, ठीक है, बेंडिंग के पूर्व समतल है, बेंडिंग के बाद भी समतल रहेगा। हाँ, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप देखेगा, उसमें डायग्राम बनाया है। क्लियर हुआ? तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जब सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि जितना इधर कंप्रेस हुआ है उतना इधर क्या हुआ है, ठीक है, टेंस हुआ है। अर्थात इन दोनों में जो भी स्ट्रेन और स्ट्रेस होगा उन दोनों का मान न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ती हुई दूरी के साथ बढ़ता है। फिर चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी होगा। क्लियर हो? अगला का क्या है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड कांस्टेंट एंड ऑल स्ट्रेसेस। क्लियर हुआ? इन्होंने मान लिया क्या कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है कंक्रीट में, ठीक है, वो सभी स्ट्रेस के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सभी स्ट्रेस के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है टेंसाइल स्ट्रेस में ये फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुआ? आगे हम देखेंगे, the steel reinforcement is free from initial stresses when it is embedded in concrete। अर्थात जब स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट में दबा दिया जाए, जब स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट में दबा दिया जाए, ठीक है, एम्बेडेड इन कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट में क्या दबाना। क्लियर हुआ? एम्बेडेड इन कंक्रीट फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस। हम कहेंगे क्या कि जब स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट में दबा दिया जाए तो ऐसे केस में उसमें कोई भी प्रारंभिक स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। क्लियर है? से अर्थात इनिशियल स्ट्रेस से क्या होता है, वो फ्री होता है। अगला आपका क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय रेनफोर्समेंट अलोंग। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि कंक्रीट में, ठीक है, या बीम में, मान लीजिए कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, चाहे वो बीम हो चाहे वो कॉलम हो, वैसे हम बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय, ठीक है, टेकन अप बाय रेनफोर्समेंट अलोंग। अर्थात यदि किसी टेंसाइल जोन में, ठीक है, बीम की बात कर लेते हैं, बीम पे जब लोड पड़ा तो क्या हुआ, वो बेंड हुआ।
अब बेंड होने के बाद हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंसाइल जोन था, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या था, कंप्रेसिव जोन था। तो वहां पर हमने क्या देखा, ठीक है, कि जो टेंसाइल जोन था कंक्रीट, उसमें क्रैकिंग जनरेट कर रही थी। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये कि जो भी टेंसाइल जोन में जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, उस स्ट्रेस को केवल और केवल रेनफोर्समेंट द्वारा बेयर किया जाएगा, ठीक है, ना कि कंक्रीट द्वारा। क्लियर से, अर्थात टेंसाइल स्ट्रेस केवल रेनफोर्समेंट द्वारा रजिस्ट किया जाएगा। इसके लिए कंक्रीट वहां पर क्या होगा, फ्री रहेगा, अर्थात मुक्त रहेगा। अगला आपका क्या है, इन द टेंसाइल जोन, ठीक है, टेंसाइल जोन में कंक्रीट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी टेंसाइल स्ट्रेसेस। वही है जो हमने ऊपर बताया, ठीक है, कि टेंसाइल जोन में कंक्रीट जो होता है, ठीक है, वो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करता है। अगला आपका क्या है, द स्ट्रेसेस फ्रॉम कंक्रीट आर ट्रांसफर्ड टू स्टील, ठीक है, जो भी कंक्रीट स्ट्रेस होते हैं वह कहां पर ट्रांसफर किए जाते हैं, स्टील पर, सो दैट स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्टील आर सेम। अर्थात ठीक है, ये वर्किंग स्ट्रेस में फॉलो नहीं करता है। हम भी दिखाएं क्यों नहीं फॉलो करता है, जैसे हम ऊपर वाले में भी दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लेते हैं क्या कि ये हमारा क्या होता है, ये स्टील का कुछ, ठीक है, ये स्टील का कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ठीक है, जिसको आप लोग शो में भी पढ़े होंगे। ये कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाता है, हम सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक जो होता है ओ है, ए है, तो ओ से ए तक होकर के नियम का पालन करता है, इसके ऊपर बी भी रहता है, वो भी प्रोपोर्शनल लिमिट का पालन करता है, हम कह सकते हैं क्या, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक कार्य करता है। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक निश्चित सीमा तक क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड ये हमारा किसके अंदर आता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर आता है। जबकि जब हमने कंक्रीट की बात किया, जब हमने कंक्रीट की बात किया, कंक्रीट की बात किया, तो कंक्रीट में क्या देखते हैं कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है, ये कुछ, ठीक है, इस प्रकार से कर्व बनाते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बढ़ा था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ था। क्लियर हुआ यहाँ से? तो ये एजम्पशंस हैं। हाँ, एजम्पशन में कुछ और चीजें हैं, जैसे, ठीक है, मॉडुलर रेशियो का यूज किया जाएगा। अब मॉडुलर रेशियो के बारे में हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? तो इसको आप जो है लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पीडीएफ आपको साइट पे अवेलेबल नहीं है इसकी, आपको यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मॉडुलर रेशियो। ये मॉडुलर रेशियो क्या है, मापांक अनुपात क्या है। मॉडुलर रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यार 100 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो होता है अनुपात होता है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अनुपात ऐसे तो होगा नहीं, इसका मतलब कि वहां पर दो मेंबर होना आवश्यक है। दो मेंबर में हम यहाँ पर ले लेते हैं आरसीसी, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब क्या, यहाँ पर रेनफोर्स भी रहेगा और सीमेंट कंक्रीट भी रहेगा, रेनफोर्समेंट भी रहेगा और सीमेंट कंक्रीट भी रहेगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर दो मटेरियल है और दो मटेरियल होने के कारण मॉडुलर रेशियो जो भी निकालेंगे, हम कहेंगे इन दोनों मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अनुपात ही क्या कहलाएगा, मॉडुलर रेशियो कहलाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे यहाँ पर मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्लियर हुआ? स्टील का मॉडुलस इलास्टिसिटी और कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? ये तो हो गया सम का कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आरसीसी में क्या यूज करोगे, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर लिया जाता है 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है, जहाँ पर सिग्मा CB इज इक्वल टू जो होता है, ठीक है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्लियर होना है? अभी आगे हम देख रहे हैं इसको कैसे निकालते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्लियर होना है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉडुलर रेशियो है। ध्यान देना है यहाँ पर मॉडुलर रेशियो, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अगर इसकी हम बात करेंगे, समझेंगे दोनों मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अनुपात होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलर रेशियो कहलाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इन दोनों का जो भी रेशियो होगा मॉडुलर रेशियो कहलाएगा। ठीक है, मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एजम्पशन में देखा था
कि हुक के नियम का भी पालन करता है। यूनिट स्ट्रेन जो भी होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ती हुई दूरी के साथ, ठीक है, बढ़ते हैं और एक समान रेट से बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे में हम कहेंगे क्या, ऐसे हम कहेंगे क्या कि जो भी स्ट्रेन होगा स्टील में और जो भी स्ट्रेन होगा कंक्रीट में, इन दोनों का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पर हमने एक बीम मान लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बीम मान लेते हैं। आरसीसी बीम है, जाहिर सी बात है स्टील भी रहेगा कंक्रीट भी रहेगा, ठीक है, स्टील भी रहेगा कंक्रीट भी रहेगा। यहाँ पर हमने इनको बना दिया, ठीक है। यहीं पर हमने क्या किया है, रेनफोर्समेंट भी डाल दिया है, रेनफोर्समेंट भी यहाँ पर हमने डाल दिया है। कुछ भी रेनफोर्समेंट हो उससे मतलब नहीं है, 2 है 4 है 6 है जितना भी है, हमने कुल मिला के डाला है यहाँ पर रेनफोर्समेंट। और इसका जो एरिया हम ले लेंगे वो ले लेंगे AST। क्लियर है आपसे? ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर कंक्रीट है और यहाँ पर क्या है आपका स्टील है। क्लियर है आपसे? अब देखो हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटे एरिया, ठीक है, यहाँ कहेंगे छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। लोड का मान बहुत ही नॉर्मल डाला गया है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि जो भी स्ट्रेन होगा स्टील का वो बराबर किसके होगा, ठीक है, कंक्रीट के। ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हम यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेन जो एजम्पशंस हैं उस एजम्पशंस के आधार पर हम ले रहे हैं इनको। क्लियर हो? ठीक है, ये स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल स्ट्रेन हो जाएगा। अर्थात जो भी टोटल स्ट्रेन होगा वह स्टील और कंक्रीट दोनों के द्वारा बराबर बियर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, PS। अब बात आती है कि हम कुछ जानते हैं, सो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से हम स्ट्रेन का मान निकालेंगे और जब स्ट्रेन का मान निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इनकी बात कर रहे हैं और जब इनकी बात करेंगे हम, यहाँ से आएगा स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये बराबर हो जाएगा किसके, हाँ, सिग्मा C अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर EC। C आपका क्या है, कंक्रीट को दर्शा रहा है, जैसा आपका किसके क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर स्टील को दर्शा रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा S का मान, ठीक है, और ये आएगा सिग्मा S इज इक्वल टू ES अपॉन EC और इनटू में आपका क्या हो जाएगा सिग्मा C। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू ES अपॉन EC होता है, अतः यहाँ से हम सिग्मा S का मान निकालेंगे और ये आपका आ जाएगा m इनटू सिग्मा C। बता रहे? क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए भूल गए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कि हमें कहाँ पर m से गुणा करना था, कहाँ पर नहीं करना था, ठीक है, तो हम उसके लिए छोटे से कहानी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप घर में हो और आप जो है 2 भाई या बहन हो, ठीक है, 2 भाई बहन हो, मान लेते हैं फैमिली आपकी है घर, ठीक है, इसमें 2 भाई बहन हो, ठीक है, एक बड़ा है छोटा। अब घर के में मान लीजिए कहीं मेला वाला लगा है तो आपके पिताजी ने क्या किया कि कुछ पैसा दिया, भाई बच्चों को दे देंगे। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं बड़ा था, इसको दे दिया, ठीक है, 40 रुपये, इनको दे दिया कितना, 40 के नोट बात नहीं है, 20 मान चलो 50 मान, इनको 50 रुपये दिया। अब ये छोटा था, इसको इन्होंने कितना दे दिया, 10 रुपये का नोट दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जब ये 10 का नोट पाया था भाई जाहिर सी बात है रोना चिल्लाना तो स्टार्ट करेगा ही, तो इसको क्या कहेंगे, हमें इनके बराबर कीजिए। इनके बराबर करने से अच्छा है कि अब इनको दोनों को इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, इन दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 5 से भाग कीजिए और या तो इसमें 5 से गुणा कीजिए। क्लियर हो नहीं हुआ? या तो इसमें 5 से भाग करो और या तो इसमें 5 से गुणा करो। तो ये जो 5 नंबर यहाँ पर लिया जा रहा है वही हमारा क्या हुआ है, मॉडुलर रेशियो की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि हम किसमें गुणा करेंगे,
देखो स्टील का स्ट्रेस है, कंक्रीट का स्ट्रेस है, कौन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा होगा, हम कहेंगे स्टील का स्ट्रेस यहाँ पर मैक्सिमम होता है कंक्रीट के अपेक्षा, तो हम कहेंगे जो कम रहेगा उसे हम क्या करेंगे, m से गुणा करा देते हैं। क्लियर हुआ? अब ये हमारे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। बता भाई क्लियर है यहाँ से? ठीक है, हो गया? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले स्ट्रेन को निकाल लिया और स्ट्रेन को बराबर करते हुए आए और सिग्मा s m * सिग्मा c हमने यहाँ पर कर दिया है। बता भाई क्लियर हुआ? ठीक है, हमारे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, लोड के आधार पर भी हम दर्शा सकते हैं, स्ट्रेस के आधार पर भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब स्ट्रेन दोनों का बराबर है तो इसका मतलब कि स्ट्रेस भी यहाँ पर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। भाई जैसे हम जानते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर स्ट्रेन होगा। तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं क्या कि जब दोनों का स्ट्रेन आपस में बराबर था, यहाँ पर स्ट्रेस भी दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और स्ट्रेस या तो हम फोर्स की बात करें या तो हम लोड की बात करें, इन्हीं के कारण यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। क्लियर हुआ? वही सेक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी लोड आएगा वह लोड स्टील और कंक्रीट दोनों के द्वारा मिलकर आएगा। बता रहे क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो भी टोटल लोड आएगा उस लोड को कौन कौन बेयर करेगा, स्टील और कंक्रीट दोनों लोग मिलकर बेयर करेंगे, क्योंकि सेक्शन इन्हीं दोनों से बनाया गया है, सेक्शन इन्हीं दोनों से बनाया गया है, इसलिए जो भी लोड आएगा ये दोनों लोग मिल करके टोटल लोड को बेयर करेंगे। क्लियर हो यहाँ से? इसको हम समीकरणों को बना देते हैं और समीकरण हमने क्या बना लिया यहाँ पर 1। क्लियर हो यहाँ से? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले से ही सब हम लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिए ना, हमने भी ऊपर देखा था कि स्ट्रेन दोनों का आपस में क्या था, बराबर था। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा एल का मान आ रहा है वो भी तो दोनों का आपस में बराबर होगा। डेल्टा एल क्या है भाई, लेंथ में हुआ परिवर्तन, ठीक है, अर्थात परिवर्तन। क्लियर हो गया यहाँ से? तो हम कह सकते हैं भाई जब तक परिवर्तन होगा नहीं तब तक स्ट्रेन निकलेगा नहीं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा एस बराबर होगा किसके, डेल्टा सी के। क्लियर हो यहाँ से? भाई जब स्ट्रेन आपस में बराबर है तो कहेंगे कि जो भी उसमें होने वाला परिवर्तन है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा एस बराबर क्या होगा, डेल्टा सी के। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अच्छा इसी को हम बराबर डेल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर क्या हुआ था, स्ट्रेन के हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा निकालेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, सोम में आपने पढ़ा होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पी एल अपान ए इंटू ई। बता दो होता है कि नहीं होता है? ठीक है, पी हमारा क्या है, लोड है, पी के स्थान पर कहीं कहीं पर आपको एफ भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो वही जो उठा के यहाँ पर रखेंगे, अब वो उठा के रखेंगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एस के लिए पी एस इंटू एल, ठीक है, अपान करेंगे। अच्छा दोनों की लंबाई तो बराबर होगी, ठीक है भाई, सेक्शन है आरसीसी सेक्शन है, तो जितनी दूर में कंक्रीट पड़ी है उतनी दूर में हमारा क्या होगा, स्टील भी होगा, तभी तो रेनफोर्समेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे हम कह रहे हैं क्या, पी एस एल अपान ए इंटू ई एस, और ये बराबर होगा पी सी इंटू एल अपान ए इंटू ई सी। क्लियर हुआ? ये दोनों भाई साहब यहाँ से कटे। अब बचा कौन कौन यहाँ पर, पी एस अपान ई एस बराबर पी सी अपान ई सी। क्लियर हुआ यहाँ से? अब इसको हम कुछ इस प्रकार से और तोड़ सकते हैं, ठीक है, पी एस अपान पी सी इज इक्वल टू ई एस अपान ई सी। बता दो क्लियर होगा यहाँ से? ठीक है, अब देखो स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंक्रीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू एम पी सी। यहाँ से भी एक स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा में यहाँ से आगे हम और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम इसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से उठा रहे हैं, यहीं से उठा रहे हैं, और यहाँ से उठाएंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, पी एस इंटू ई सी इज इक्वल टू पी सी इंटू ई एस।
बता क्लियर हो? ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि PS इंटू EC बराबर इक्वेशन नंबर 1 से PC का मान निकालिए। इक्वेशन नंबर 1 से PC का मान निकालिए, P माइनस PS और इंटू क्या हो जाएगा ES। हमने कहाँ से लिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने लिया है। अब यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आएगा देखो इधर इन दोनों का गुणा होगा, PS इंटू ES इधर आ जाएगा। PS हमने कॉमन ले लिया, बचेगा आपका EC प्लस ES, क्योंकि माइनस रहेगा इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा P इंटू ES। बताओ क्लियर हुआ? यहाँ से हम ठीक है PC नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर PS रहेगा, ठीक है ऊपर वाला ही, ठीक है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं? PS का, और ये जो PS का मान आएगा यहाँ से, ठीक है वो आपका कितना आ जाएगा? हाँ P इंटू ES अपान में करेंगे हम EC प्लस ES, ठीक है। ES को उठा के नीचे कर दीजिए, जब उठा के नीचे करेंगे तो यहाँ से आएगा P EC अपान ES प्लस ES अपान ES हमारा क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हुआ? चूंकि हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू क्या होता है? ES अपान EC, जबकि यहाँ पर EC अपान ES से 1 अपान M हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान M से 1 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। PS इज इक्वल टू P अपान 1 अपान M प्लस 1, ठीक है उठा के गुणा करा दीजिए, PM अपान 1 प्लस M, ठीक है। ये हमारा किसका मान हो जाएगा? PS का हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से किसका मान आ जाएगा? ये PS का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपको ठीक है ये वाला मान दे देता है, और कभी कभी ऑप्शन में आपके ये वाला मान दे देता है। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन आपको सीखना है, डेरिवेशन सीख लीजिएगा, ठीक है, जिससे भी आपको उचित पड़े। क्लियर हो गया यहाँ से? कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जब इसको हम PS के स्थान पर PC का मान निकालें, ठीक है, कुछ नहीं यहीं से आपको चेंज कर देना है। ध्यान दीजिएगा, PS की जगह हम PC का भी मान निकाल सकते हैं, और जब PC का मान निकालेंगे तो इसको उठा के हम भेजेंगे इधर। क्लियर हुआ? या आपको क्या करना है कि इस PS को भी उठा करके यहाँ से उठा के मान रखिएगा, P माइनस PC, और फिर सॉल्व करते हुए चले आइएगा, ठीक है। लास्ट में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा PC इज इक्वल टू P अपान 1 प्लस M। बता रहा क्लियर यहाँ से? ठीक है, तो ये भी हमारे ख्याल से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बता भाई कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर हम और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। दोनों को हमने देख लिया, एक हमने स्ट्रेस के पदों में देखा, दूसरा हमने लोड के पदों में देखा, ठीक है। अब एक और हम लोड के पदों में भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, ये अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग प्रकार से पूछता है। क्लियर हुआ? तो हम ये नहीं कह पाएंगे यहाँ पर कि कौन सा आप देखें कौन सा नहीं, ठीक है। कभी क्या होता है कि ऑप्शन चेंज कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन के आधार पर दोनों सही रहते हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि सबको हम देखेंगे। अब जो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा उसी ऑप्शन को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम किसी कॉलम की बात कर लें, ठीक है, किसी कॉलम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट अप्लाई किया है। रेनफोर्समेंट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो भी रेनफोर्समेंट है स्टील, उसका जो एरिया है वो हमने मान लिया है क्या? AS। स्टील का एरिया में क्या मान लिया? AS। और फिर जो यहाँ पर कंक्रीट है उस कंक्रीट को हमने जो एरिया माना वो मान लिया है क्या? AC। ठीक है, AC आपका क्या है? ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। AS आपका क्या है? एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया जो भी आपका होगा यहाँ पर वो हो जाएगा कैपिटल E। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वही अगर हम टोटल लोड की बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे स्टील और प्लस कंक्रीट इन दोनों के बराबर होगा।
ठीक है। और अगर हम यहीं पर इन दोनों का लोड निकालने की बात करें तो P इज इक्वल टू लोड इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस, और इनटू में क्या आता है आपका एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पर हम PS अर्थात स्टील का लोड निकालना है, हम कहेंगे स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया स्टील। क्लियर बात से स्ट्रेस और एरिया। फिर हम प्लस करेंगे कंक्रीट की बात करेंगे सिग्मा C इंटू AC। बता रहे क्लियर बात। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, इसको यहीं पर रोक करके समीकरणों को ही बना लीजिए। इसको हमें क्या करना है, रोक के समीकरण बना लेना है। इसके बाद हम वही बात करेंगे स्ट्रेन की। हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेन की बात करेंगे। ठीक है, जब स्ट्रेन की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या ES इज इक्वल टू, ठीक है, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू एप्सिलॉन C। ठीक है, इनका मान होता है, उठा के रखिए, चूंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अर्थात सिग्मा S अपॉन, ठीक है, ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। बताओ क्लियर बात। किसी एक का मान निकाल लेंगे, वही जो आपका ऊपर निकला था वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिग्मा S इज इक्वल टू M, ठीक है, इंटू सिग्मा C। अगर आप समीकरण बनाए हो तो वहां से वो उठा के यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर हुआ। ये मान उठा के हम यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे सिग्मा S का मान। ठीक है, समीकरण 1 में रखा जाएगा, इसका मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से आपका P इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, हाँ, सिग्मा S का मान रखिए M इंटू सिग्मा C और इंटू में आपका क्या है AS, प्लस करेंगे सिग्मा C इंटू में क्या आ जाएगा आपका AC। ठीक है, ये आपका AS है, यहाँ पर क्या है AC है, सिग्मा C दोनों में है। ठीक है, सिग्मा C को वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। ठीक है, P इज इक्वल टू सिग्मा C को हम बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर बचेगा M AS और प्लस में क्या हो जाएगा AC। सिग्मा C का अगर हम मान निकालना चाहें तो यहाँ से निकल सकता है आपका P अपॉन M AS, ठीक है, M AS प्लस AC। बता दें क्लियर बात। ठीक है, एक इसका मान आया सिग्मा S, इसका सिग्मा C का। ठीक है, इसी प्रकार से आप स्टील का भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका इक्विवेलेंट एरिया के पदों में आ रहा है। ठीक है, किसके पदों में आ रहा है, इक्विवेलेंट एरिया के पदों में आ रहा है। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि A इज इक्वल टू AS प्लस AC। अब देखो हमने क्या कहा था कि जिसका एरिया कम हो उसमें M से गुणा करा के इक्विवेलेंट आप बना सकते हो। अच्छा, अगर देखना है तो आगे देख लीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पर मिल गया, देख लो। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू AE और प्लस हम क्या कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं। तो अभी इसे समझ लीजिए, इक्विवेलेंट एरिया में क्या है आपका, ठीक है, ये पूरा है इक्विवेलेंट एरिया। हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि AE इज इक्वल टू आपका क्या होगा M AS और प्लस में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस AS का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए इधर, हमें इस AS का मान निकालना है और ये कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे भैया टोटल एरिया यहाँ पर A है, स्टील का एरिया कितना है AS है, बाकी क्या है कंक्रीट है। तो अगर टोटल में से हम कंक्रीट को हटा दें तो AS का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, टोटल में से कंक्रीट को हमने घटा दिया, अब बताओ भाई किसका मान आ जाएगा, AS का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन देखो, चाहे AS को चेंज कर लीजिए कंक्रीट में और चाहे कंक्रीट वाले को चेंज कर लीजिए स्टील में, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे टर्म कर लेते हैं, AC वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब AC वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका AC का मान निकलेगा AC इज इक्वल टू A माइनस AS। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हो इसका, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, AE, ठीक है, यहाँ पर रखिए AE इज इक्वल टू, हाँ, M AS, फिर AC का मान भाग रखिए प्लस में आपका A माइनस AS। क्लियर बात। ठीक है, अब इसको आप काट कर दीजिएगा, AS को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस में है, A आपका प्लस में है, AE इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है,
एस को आप बाहर ले लीजिएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, ठीक है, m माइनस 1 और यहाँ पर क्या बन जाएगा एस। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्या आपका इक्विवेलेंट के पदों में है, ये वाला पूरा मान उठा करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपका सिग्मा सी का जो मान मिलेगा, ठीक है, ये वाला मान यहाँ पर रखिए, ठीक है, और ये मान जब यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ से उठा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि सिग्मा सी इक्वल टू पी अपान ए प्लस ब्रैकेट में m माइनस वन और इंटू में क्या हो जाएगा एरिया स्टील। बता रहे क्लियर हुआ? ठीक है, तो इतना भी देख लीजिए, इसको छाप लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, जहां जहां पर डिब्बे में बॉक्स में पैक किया गया है वही आपका क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ? से इसको कर लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये तो मॉडुलर रेशियो था, मॉडुलर रेशियो देख लीजिएगा, इसके जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कीजिएगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है, डिस्कशन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जिनके पास है वो तो तुरंत भेज देंगे, जिनके पास नहीं है वो तुरंत वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको जो है बताएंगे। क्लियर हुआ? डाउट्स नहीं पालना है दिमाग में को, अगर कोई भी डाउट्स है तुरंत उसका क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो डाउट्स हमेशा डाउट्स ही बना रह जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हम कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। आप पढ़े थे कुछ पीछे वाले चैप्टर में, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस। अच्छा, इसी को हम कुछ और लिख सकते हैं, या ठीक है, या यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब देखो यील्ड कहाँ पर ले जाता है, अल्टीमेट कहाँ पर ले जाता है, ये आपको वहीं पर हम बताए थे। जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसको हम यील्ड के आधार पर, ठीक है, निकालेंगे, जबकि जो ब्रिटल मटेरियल होगा उसको हम अल्टीमेट के आधार पर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के लिए, ठीक है, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो लेते हैं 3, जबकि स्टील के लिए जो लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए यहीं पर, ये जो 3 जो ले रहा है ये बेंडिंग के लिए ले जाता है, बेंडिंग के लिए, ठीक है। और फिर कंक्रीट में ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ले जाता है, ये कहाँ पर ले जाता है? डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए, डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, लेकिन बेंडिंग रहेगा तो यहाँ पर कितना लेंगे 3, ठीक है। स्टील के लिए जो होता है आपका, स्टील के लिए जो होता है 1.78 से लेकर 1.8 ले आता है, वर्किंग स्ट्रेस में लगभग आपका 1.8 पे आता है, जबकि लिमिट स्टेट में 1.78 आता है। हाँ, ये कहाँ से आता है, ठीक है, अगर आपको जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको जो है डेरिवेट कर देंगे अलग से वीडियो बना करके। यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको PhD नहीं करना है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, बस वैसे थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों हमारा है WSM के लिए, LSM के लिए अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे, हम वहाँ पर फिर से बात कर लेंगे बात, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना होकर के यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है। कंक्रीट के लिए जो होता है 1.5 और स्टील के लिए जो होता है 1.15 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है लिमिट स्टेट में, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस में आपका कंक्रीट के लिए 3 कहाँ पर रहेंगे, जब बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग में रहेगा, बेंडिंग केस में रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 कहाँ पर ले जाएगा, जहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन होगा, ठीक। फिर हमारा स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड 1.78 से 1.8 रहता है। इसमें क्या होता है कि कहीं पर ऑप्शन में आपके 1.78 रहता है, कहीं पर 1.8 रहता है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है,
ठीक है, दोनों ही सही रहते हैं। अगर दोनों आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप 1.78 को ही लगा सकते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस में निकालना है। देखो वर्किंग स्ट्रेस में कैसे निकालना है, ठीक है, एक एक करके हम बता रहे हैं, बाकी आप जो है निकालिएगा उसको, ठीक है, उसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, कंक्रीट की हम पहले बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहले कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस में अल्टीमेट स्ट्रेस अपान हम क्या करेंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास M15 है तो इसका जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो 15 मेगापास्कल अर्थात न्यूटन पर mm स्क्वायर अपान सेफ्टी का फैक्टर कितना होता है? 3। अर्थात यहाँ पर जो भी वर्किंग स्ट्रेस आएगा, जो भी यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस होगा, वहाँ पर कितना लिया जाएगा? इतना, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी वर्किंग स्ट्रेस को हम परमिसिबल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसी वर्किंग स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस भी कहते हैं। और इसको हम सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं, CB, बी का मतलब बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग में, ठीक है, कंक्रीट में बेंडिंग करना उत्पन्न हुआ स्ट्रेस, और इसका मान जो भी आएगा, ठीक है, M15 के लिए कितना है? 5। इसी प्रकार से सबका निकाल सकते हैं। यहाँ पर आया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, स्टील का हम निकालना है। यहाँ पर हम किसका मान निकाल रहे हैं? स्टील का। और स्टील के लिए भी हमारा क्या होता है? ठीक है, स्टील के लिए क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस जो भी होगा वो होगा आपका यील्ड स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस को हम परमिसिबल स्ट्रेस अर्थात सिग्मा ST लिख रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल जोन में स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस, और इसका जो भी मान आएगा, ठीक है, जैसे Fy 250 की हम अगर बात कर लें, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 अपान कर दीजिएगा 1.78 या 1.8, और इसको जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लगभग 144 के आसपास आता है, ठीक है, लगभग 144 के आसपास आता है। इसको हम 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। बताओ क्लियर हो? तो इस प्रकार से आप Fy 250 के लिए निकाल सकते हैं, Fy 415 के लिए भी निकाल सकते हैं, Fy 500 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंक्रीट के लिए M15, M20, M25 इन सभी के लिए निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिएगा, ठीक है, निकालना अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो हम जो है इसका लिस्ट जो है बनवा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए, कंक्रीट की बात कर रहे हैं, पहले कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट हमने यहाँ पर लिखा M15, M20, 25, ठीक है। और इसके लिए जो सिग्मा CB होगा, ठीक है, M15 के लिए कितना लेते हैं? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 के लिए 20 के लिए कितना लेते हैं? 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 25 के लिए कितना लेते हैं? ठीक है, 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब कोड में दिया रहता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। स्टील के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्टील के लिए बात कर लेते हैं, तो स्टील में आपका क्या आएगा? ठीक है, स्टील में आपका आएगा Fy 250, Fy 415, ठीक है। Fe भी कहीं कहीं लिखा रहता है 500। अगर 250 के लिए हम बात करेंगे तो जो सिग्मा ST होगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए जो सिग्मा ST होगा, ठीक है, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए जो होगा, ठीक है, 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये सभी स्ट्रेस लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आगे कैलकुलेशन में आपके ये सभी मिलेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से देखो सिग्मा CB का मान मिल गया है, m का मान भी स्मॉल m नॉट रेशियो का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो निकालिएगा, अगर तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है हम, ठीक है, निकालेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।